वेलकम टू द नॉलीवुड शो। मैं हूं आपका मेज़बान यासिर और मेरे साथ होंगे इस शो में फैसल, जो कि एक फ़िल्म एंथुसियास्ट हैं, पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री पे काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं और मुतअद्दिद फ़िल्मी वेबसाइट्स के लिए लिखते रहे हैं। तो आइए वेलकम करते हैं इन्हें शो पे। तुम कौन हो? मैं रानी हूँ रानी। मैं फवाद खान हूँ। पीछे तो देखो जो थी रफली 2 वीक्स बैक रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर कॉमेडी थी जिसमें लीड कैरेक्टर जो थे वो यासिर हुसैन कर रहे थे और उनके साथ थे अदील अमजद। इसमें उन्होंने एक नया ट्रांसजेंडर ट्विस्ट देने की कोशिश की थी। फिल्म मेकर्स ने जो ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर थे इसमें वो वकार हुसैन ने किया। तो फिल्म जो थी कॉन्सेप्चुअली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने एक नई टाइप की चीज़ करने की कोशिश की हॉरर कॉमेडी जॉनरा के अंदर। मूवी का जो प्लॉट था वो भी सब स्टैंडर्ड नहीं था। इट वाज एक्चुअली नॉट बैड। जो स्क्रीन प्ले था और जो उसकी ट्रीटमेंट थी हाउएवर वो काफ़ी वीक थी। जो फिल्म थी वो प्रोडक्शन वाइज भी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं थी। मूवी देख के ऐसे लग रहा था जैसे इसे बहुत जल्दी में बनाया गया है। फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं थी। म्यूज़िक भी बिलो एवरेज। कोरियोग्राफी अक्सर जगह पे आपको लग रहा था कि जैसे ये मूवमेंट्स ये सूट नहीं कर रही और सब कुछ बहुत जल्दी में किया गया है। हाउएवर द फिल्म ओवरऑल वाज नॉट दैट बैड। इसका जो उन्होंने रैप अप किया था, जो क्लाइमैक्स उन्होंने दिया था फिल्म को, दे एक्चुअली ट्राई टू गिव अ गुड मैसेज। उन्होंने एक अच्छे तरीके से उसे रैप अप किया फिल्म को। और फिल्म में कुछ जगह पे जो इसकी कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं वो भी इतनी बुरी नहीं थी। काफ़ी जगह वीक थी, लेकिन जो इसका एक क्रूशल सीन है फिल्म में जहाँ ये जो 3 गैर इंसानी मखलूक होती हैं जिस हवेली में ये इसके 2 लीड कैरेक्टर्स जाते हैं, वो उनको चेस कर रहे होते हैं। तो वो सीन काफ़ी अच्छी इसमें ग्राफिक्स थी। हाउएवर यासिर हुसैन जो थे, फ्रैंकली उनकी जो परफॉर्मेंस थी मुझे तो ज़रा उसने अंडरवेल्म किया। आई थॉट के वो काफ़ी बेहतर अपने कैरेक्टर को निभा सकते थे। उनकी कराची से लाहौर और लाहौर से आगे जो 2 फिल्में उन्होंने पहले की हैं उनमें उनकी परफॉर्मेंस आई थिंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सो ओवरऑल द मूवी वाज अ बिट जिसे कहते हैं अंडरवेलमिंग थी। लिहाजा इसको जो है बॉक्स ऑफिस रिस्पांस भी कोई इतना ख़ास नहीं मिला। आई थिंक इसके थोड़े ही शोज़ रह गए हैं। आई थिंक मेजॉरिटी स्क्रीन्स और मेजॉरिटी थिएटर से तो ये अब उतर गई है। जी। तो वैसे ये सईद आतिफ ने डायरेक्ट की है। तो इससे पहले उन्होंने एक और हॉरर फिल्म भी डायरेक्ट की थी, शायद आपकी नज़र गुजरी हो, परी के नाम से। जी जी। वो तो आई थिंक ऑल इन ऑल हॉरर थी मेरे ख्याल में। उसमें कॉमेडी, ये तो कॉमेडी आई थिंक इसमें थोड़ा मिक्स था, हॉरर कॉमेडी थी ये। बिल्कुल। ये पीछे तो देखो का जो जनरली फ्लेवर था फिल्म का वो काफ़ी लाइट हार्टेड था। फिल्म बिल्कुल भी किसी भी जगह ज़्यादा सीरियस नहीं हुई, विच फ्रैंकली वाज अ पॉजिटिव फॉर मी। लेकिन जो परी जैसे आपने कहा वो एक आउट एंड आउट हॉरर फिल्म थी। उन्होंने ये मरी या जो नॉर्दर्न एरियाज है उधर जाके उन्होंने शूट की थी। और हम चलते हैं अब अगली मूवी जो इस वीक रिलीज हुई है। पहले बात करेंगे रहबरा की। अमीन इकबाल टीवी का बड़ा नाम, मतलब टीवी पे काफ़ी ड्रामाज उन्होंने, मशहूर ड्रामाज उन्होंने डायरेक्ट किए हैं, जैसे थकन हो गया या इसके अलावा मान, कोट, मन्नत, बहुत सारे ड्रामाज हैं। अभी हाल ही में इश्क़े लाबी जो हम टीवी पे चला उनका ड्रामा। तो आप अभी उन्होंने स्विच किया है इन मूवीज। आई थिंक मेरे ख्याल से ये फर्स्ट फिल्म है उनकी एज अ डायरेक्टर। तो आप क्या समझते हैं कि जो जितना अच्छा काम उन्होंने टीवी पे किया, क्या वो उतनी एफर्ट या वो प्रोडक्ट वो दे पाए? क्योंकि मैं पर्सनली ये पॉइंट ऐड कर दूं सवाल में कि मुझे ट्रेलर वीक लगा। अगर हम देखें बिल्कुल ट्रेलर वीक था कि एहसन खान है, एक
और आयशा उमर है, और विलन में भी आपके पास क्या कहते हैं सोहेल समीर है। तो इट वाज अ गुड कास्ट, उसके अलावा भी और कास्ट अच्छी थी। तो क्या मूवी उतनी जानदार थी जितनी कास्ट जानदार थी? देखिए मूवी की जो कास्ट है वो वाकई जानदार थी, और मूवी इट्सेल्फ जो थी वो भी फ्रैंकली मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर लगी। जैसे आपने कहा, बहुत सही कहा कि ट्रेलर वीक था। फ्रैंकली जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा तो आई रियली वाज डिसअपॉइंटेड कि अमीन इकबाल जो है ही इज़ अ बिग नेम ऑन टेलीविज़न, और जैसे आपने बताया उन्होंने काफ़ी वेल नोन ड्रामा सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं जिसमें इश्क ला, मन्नत वगैरह शामिल हैं। लेकिन ट्रेलर में वो चीज़ इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी। मोरोवर जो फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी है वो भी, उसका भी ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हो रहा था ट्रेलर से, क्योंकि प्रोडक्शन क्वालिटी जो थी वो इस फिल्म की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सिनेमेटोग्राफी, म्यूज़िक, इसके जो सेट्स हैं, लाइटिंग है, ओवरऑल जो मूवी बनी हुई है वो एक आपको एज ए पॉलिश्ड प्रोडक्ट बनी हुई नज़र आती है, जिसका फ्रैंकली ट्रेलर से यू रियली कुडंट टेल। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने मिस किया है इन फिल्म मेकर्स ने, कि इसकी जो मार्केटिंग और इसकी जो प्रमोशन थी वो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वीक थी। इन्होंने मूवी का जो एक इम्पोर्टेंट, एक सॉर्ट ऑफ एक आप कह लें फेस्टिव सॉन्ग है, बबली ब्राइड है उसका नाम है तो जिसमें आयशा उमर की परफॉर्मेंस है बेसिकली अपनी, आई थिंक उनकी मेहंदी पे, तो वो उन्होंने बिल्कुल रिलीज़ नहीं किया। हालांकि इसकी कोरियोग्राफी भी काफ़ी अच्छी है, एहसन खान और आयशा उमर की परफॉर्मेंस भी उसमें काफ़ी अच्छी सामने आई है। सो उस सॉन्ग को काफ़ी हैवी मार्केटिंग उसकी करनी चाहिए थी, एंड ऑडियंस इन्हीं चीज़ों से फिर अट्रैक्ट होकर फिल्म स्पेशली फैमिलीज़ होकर जाती हैं। एंड ओवरऑल फिल्म जो थी वो एक सॉर्ट ऑफ एक फैमिली फिल्म थी। उसमें कोई ऑफेंसिव चीज़ नहीं थी, कोई वल्गर या ज़्यादा ऑब्सीनिटी थी नहीं, लैंग्वेज के भी हिसाब से, ड्रेसेस के भी हिसाब से। सो और जो इसमें अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि इसमें आयशा उमर की परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इट वाज रियली गुड। ज़्यादातर सीन्स जो थे वो उन्हीं के कैरेक्टर के इर्द रिवॉल्व करते थे, और उन्होंने काम काफ़ी अच्छा किया। और एहसन खान जो थे उन्होंने पहली दफ़ा जो था ऐसा एक क्वाइट सीरियस किस्म का, इंट्रोवर्टेड किस्म का कैरेक्टर किया था। आई वाज सरप्राइज्ड कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन जैसे आपने बताया कि ये डायरेक्टर जो है अमीन इकबाल, इनकी डायरेक्शन जो थी इट वाज मोर और लेस द मिक्स्ड बैग। कहीं जगह काफ़ी अच्छा काम था, लेकिन कहीं जगह जो थे एरर्स भी आपको नज़र आ रहे थे। कुछ सीन्स ऐसे थे जिनमें काफ़ी ऑब्वियस किस्म के लॉजिकल फ्लॉज थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इस मूवी का जो एक इम्पोर्टेंट सीन है जहाँ ये एहसन खान का कैरेक्टर और जो कैरेक्टर आयशा उमर ने प्ले किया वो पहली दफ़ा मिलते हैं ट्रेन स्टेशन पे। उसकी सिचुएशन ऐसी है कि एहसन खान जो है वहाँ अपनी कंपनी का एक एडवर्टाइजमेंट शूट कर रहे होते हैं। तो अब उसमें दिखाया है कि आयशा उमर जो है अपना बैग है वो एहसन खान के हवाले कर देती हैं, उन्हें कूली समझ के ट्रेन स्टेशन का। ठीक है जी, वो उन्हें ट्रेन स्टेशन का कूली समझ के अपना उन्हें बैग हवाले कर देती हैं, और एहसन खान उनके फिर पीछे चलना शुरू हो जाते हैं ऐड की शूट के दौरान। और इसमें मुझे एक और चीज़ ये लगी कि जब आप ऐड शूट कर रहे होते हैं, आपके पूरी टीम और पूरा क्रू होता है, तो समबडी उस क्रू में से किसी को या तो चीखना चाहिए था या तो कुछ उनको दिखाना चाहिए था कि वो एहसन खान क्रू की कॉल को इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ज़रा ऑड सा लगा कि वो शूट के दरमियान, सीन के दरमियान छोड़ के जा रहे हैं एक लड़की के पीछे, और किसी को किसी का कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा उनकी टीम में से। तो बेसिकली फिल्मी है, मतलब अनरियलिस्टिक है और फिल्मी कह सकते हैं। अनरियलिस्टिक कह लें, लेकिन मतलब आपको अगर आप एक शॉट भी बीच में दिखा दें 1 सेकंड की, जहाँ डायरेक्टर कह रहा है कि ये डायरेक्टर अपना सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहा है या एहसन खान इग्नोर कर रहे हैं उसे, तो
वो फिर भी बात समझ में आ जाती है, लेकिन लेकिन बट और अपेरेंटली फिल्म ने कहीं जगह जो है कंटिन्यूटी है उसमें भी एरर्स थे, बट ओवरऑल जो थी एक आप कह लें एक फेस्टिव एक एंजॉयबल फिल्म थी, लेकिन बस वही बात है कि डिडंट रियली हैव नथिंग एनीथिंग न्यू टू ऑफर। इस मूवी का जो स्टोरी है जो प्लॉट है वो जो था ज़रा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मतलब हम देख चुके हैं, और स्पेशली यानी पहले मूवीज की तरह ही, आपके कहने का मतलब है यूनिक जी बिल्कुल यूनिक बिल्कुल नहीं था, और स्पेशली जो सेकंड हाफ था उसमें मूवी में एक गैंगस्टर एलिमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था जो पता नहीं कहाँ से बीच में आ जाता है, और वो एग्जैक्टली उसी ट्रेन के पोर्शन को टारगेट करता है जिसमें हमारे दो कैरेक्टर्स होते हैं, और मतलब वो एक्चुअली उसकी सिचुएशन ये है कि वो जो गैंगस्टर हैं वो पहले उनकी इंटरेक्शन हो चुकी होती है आयशा उमर के कैरेक्टर के साथ पहले फिल्म में, वो फिर उसी ट्रेन को दोबारा से टारगेट करते हो, ज़रा ऑड सी सिचुएशन लगी, बट सुहेल समीर जो विलन है उनका काम काफ़ी अच्छा था, उनकी काफ़ी डायलॉग सराइकी लैंग्वेज में थे, और वो काफ़ी उनकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी। मूवी परफॉर्मेंस वाइज वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन वही बात है कि स्टोरी कुछ ज़्यादा नहीं थी, मार्केटिंग वीक थी, रिस्पॉन्स बेहतर आना चाहिए था ऑडियंस से, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आया। तो इसके साथ एक और क्वेश्चन अगर हम थोड़ा सा जोड़ें तो इस पर आपका रिस्पॉन्स चाहूँगा। मैंने ये नोटिस किया कि कोविड बीच में आ गया था, उसकी वजह से जो फिल्म्स थी वो डिले हुई, मतलब अब रहबरा भी बेसिकली शूट काफ़ी टाइम से हो रही है, मतलब कोविड से पहले की शूट होनी थी और काफ़ी देर से 3-4 साल से। तो इसमें दो सिचुएशन पैदा हुई। एक तो ये कि फिल्म्स की शूटिंग रुक गई और डिले हुआ, उससे एक नुकसान तो ये हुआ कि जैसे आप कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी के इश्यूज हुए होंगे। एक लाजम बात है कि सीन्स और फिर डिफरेंट टाइम पीरियड में शूट होंगे तो फिर वो इंटरलिंक वैसे नहीं होते जिस तरीके से अगर कंटिन्यूटी में शूट होता है एक ही टाइम पे मूवी। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, उनके पास अगर पॉजिटिव में लिया जाए तो काफ़ी टाइम भी रहा होगा कि फिल्म को अच्छे तरीके से लिख सकें या अमेंड कर सकें या उस पे प्रोडक्शन पे या उसकी प्री प्रोडक्शन पे काम, सॉरी पोस्ट प्रोडक्शन पे काम किया जा सके। तो उसके बावजूद क्यों जो हमारी अभी जितनी भी आफ्टर ईद रिलीज हुई है कमली को छोड़ के, तो सारी मूवीज में उतना बॉक्स ऑफिस पे नहीं कमाया जितना एक पहले कमा रही थी मूवी। बिल्कुल, और ये वाकई एक एक मेजर क्वेश्चन है और एक कंसर्न होना चाहिए हमारे फिल्म मेकर्स को कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो क्यों नहीं रजिस्टर कर पाई उस तरीके से ऑडियंस में जिस तरीके से उसे करना चाहिए था, क्योंकि फ्रैंकली ये सारी फिल्में जो इस कोविड के बाद अभी तक आई हैं इनमें से कोई भी फिल्म ऐसी नहीं थी जो जिसे कहते हैं इतनी आउटराइट उसकी वीक हो कि उसको रिजेक्ट ही ऑडियंस कर दे। सारी देखने के काबिल थी मोर और लेस, काफ़ी ज़्यादा, बल्कि आप कह लें कि उनमें से मेजॉरिटी जो फिल्म्स रिलीज़ हुई हैं वो देखने के काबिल थी, बट समहाउ इनको वो रिस्पांस नहीं मिल सका। एक तो इसमें ये चीज़ है कि मार्केटिंग इन फिल्म्स की काफ़ी वीक है। फिर ये भी बात है कि कोविड के साथ जो एक एडिशनल एक रिस्क ऑडियंस को फील होती है कि अगर हम थिएटर जाएंगे तो एक रिस्क हम फेस करते हैं कि पैंडेमिक हम लगने की। तो अब उस रिस्क को फैक्टर करके आप आप ऐसी मूवी देखेंगे जो स्ट्रिक्टली एवरेज या अबव एवरेज हो। शायद ही अगर फिल्म्स ये पहले रिलीज़ होती कोविड से तो उन्हें बेहतर रिस्पांस मिलता, लेकिन आफ्टर कोविड क्योंकि खाली टिकट की प्राइस ही नहीं है जो ऑडियंस दे रही है, उसमें एक एडिशनल रिस्क भी अब आप फैक्टर कर लें जो कि कोविड की रिस्क है। तो एक ये एंगल है। दूसरा एंगल ये भी है कि मार्केटिंग वीक है फिल्म्स की, और तीसरी चीज़ ये कि बियॉन्ड मार्केटिंग द
द प्रोडक्ट इटसेल्फ जब वो लगती है थिएटर में तो वो रजिस्टर क्यों नहीं कर पाती उस तरीके से ऑडियंस में जिस तरीके से उसे करना चाहिए. दैट इज़ अनदर क्वेश्चन इन इटसेल्फ. जैसे आप ये रहबरा को देख लें, ये आई थिंक काफ़ी उन्होंने इसकी एक्सटेंशन जैसे आपने फरमाया कि एक्सटेंसिव शूट हुई थी, 3-4 साल के पीरियड के ऊपर इसकी शूट हुई थी, लेकिन इसकी रिलीज़ अब हुई है एट दिस पॉइंट. और जो फाइनली फिल्म आई है वो उसका जो रन टाइम है वो 2 घंटे से कम में उन्होंने एडिट किया था. मतलब उन्होंने एडिटिंग पे काम किया है, लेकिन उस वजह से जो था फिल्म में कुछ एडिटिंग जंप्स आ रहे थे. जैसे आपने कहा कुछ जगह पे कंटिन्यूटी के भी इश्यूज आ रहे थे, कुछ जगह पे लॉजिक भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था फिल्म में. तो लेकिन वो प्रॉब्लली फिल्म मेकर्स ने फिर इसलिए किया कि फिल्म को ज़्यादा एक्सटेंड ना किया जाए, क्योंकि अक्सर फिल्म जो होती हैं वो फिर ड्रैग करती हैं, जिस वजह से ऑडियंस अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देती है. तो इट वाज जिसे कहते हैं इसके दोनों एंगल्स हैं. बट आई थिंक फंडामेंटली जो चीज़ इन सारी फिल्म्स को अभी तक हमारी अफेक्ट करी है कि कॉन्सेप्चुअली ऑडियंस देखना चाह रही है, समहाउ उसकी नर्व पे वो हिट नहीं कर रही जो ऑडियंस देखना चाह रही है. वो अभी तक फिल्म मेकर्स उस चीज़ को शायद ये ढूंढ नहीं पाए. बट आगे देखते हैं, ईद पे फिल्म्स आ रही हैं, सो होपफुली आगे अच्छी चीज़ें होंगी. इसी से रिलेटेड अब आगे चलते हैं. अब ईद को तकरीबन ऑलमोस्ट 10 से 11 दिन रह गए, हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा रह गए. तो ईद पे फिर बड़ी ईद पे भी जो 4 फिल्म रिलीज होने लगी हैं. तो आपको क्या लगता है ईद उल फितर जैसे हालात देख रहे हैं आप? क्योंकि इसमें 3 पाकिस्तानी हैं, लंदन नहीं जाऊंगा, कायद आज़म जिंदाबाद, लफंगे, और एक हॉलीवुड की जो है थोर, लव एंड थंडर. तो आपको क्या लगता है कि ये वो सिनेरियो दोबारा कर रहे हैं? क्योंकि मुझे अगर अब यहाँ पर्सनल व्यूज़ की बात करेंगे, क्योंकि हम पर्सनल व्यूज़ के मुताबिक ये है कि लफंगे की कोई प्रमोशन मैंने ऐसा अभी तक खास देखी नहीं. एक गाना है, वो भी मेरे हिसाब से बिलो एवरेज मुझे लगा. उसके अलावा ट्रेलर जो है वो जो सिनेमा में आई थिंक चल रहा है, अभी तक उन्होंने किसी भी प्लेटफॉर्म पे रिलीज नहीं किया. आज रिलीज कर दिया. आज हो गया? अच्छा, चले, मुझे नहीं इसका पता था. वैसे आज कर दिया है, शुक्र है कर दिया उन्होंने, क्योंकि अभी 10 दिन में वो क्या करेंगे. क्योंकि लफंगे मुझे पीछे तो देखो कि ब्रैकेट में लग रही है फिल्म, यानी हॉरर है, कॉमेडी है, वो गोस्ट इन्वॉल्व हैं. जी बिल्कुल. और एक्चुअली बात जो ये लफंगे प्रॉब्ली जो पिछली 2 हॉरर कॉमेडीज रिलीज हुई हैं, एक तो पीछे तो देखो थी और दूसरी उधम पटख जो थी एक मूवी, दोनों जो थी हॉरर कॉमेडीज थी. लेकिन आई फील कि लफंगे इन दोनों फिल्म से प्रोडक्शन वाइज भी और इन टर्म्स ऑफ कास्ट एंड एवरीथिंग एल्स ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है. सरप्राइजिंगली इसकी मार्केटिंग इज़ जैसे कहते हैं वही चीज़ कि नॉन एग्जिस्टेंट टू वीक. ट्रेलर भी आज रिलीज़ किया है. ट्रेलर ठीक है, इट्स अबव एवरेज टू एवरेज. जैसे आपने बताया कि वो जो सॉन्ग है वो तो आई मीन माशाल्लाह, the less said the better. No comments. क्योंकि लेकिन लिरिक्स वाइज भी सब स्टैंडर्ड है. और सेकेंडली अब समी खान इज अ मैच्योर एक्टर, मतलब वो अच्छा नहीं लगता. नो कमेंट्स जो है आपने जो कहा ना वो सबसे बेहतरीन वर्ड है. क्योंकि उसके अच्छा वो जब उसका टीजर था ना, टीजर तक वो बेहतरीन था वो, क्योंकि टीजर बहुत अच्छा था. लेकिन जब वो गाना आया तो आई वाज लाइक ये सेंसर भी क्लियर करेगा या नहीं करेगा पता नहीं. बिल्कुल. फ्रैंकली जब मैंने वो उस गाने की कुछ शॉट्स जो थी वो मैंने थिएटर में देखी तो आई वाज अ लिटिल जिसे कहते हैं अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि ये क्या आ गया है सामने. मतलब और स्पेशली जब आपकी एक स्ट्रॉन्ग कास्ट है जिसमें समी खान, मानी, नबील कपूर और काफ़ी और लोग भी शामिल हैं. आई थिंक नाजिश जहांगीर भी हैं. तो फिर आपको सलीम महराज मोस्ट ऑफ ऑल, यस. तो
फिर आपको ऐसी ऐसे एंटिक्स करने की तो मुझे नहीं लगता ज़रूरत पेश आनी चाहिए कि आप फिल्म में एक बहुत ही आउटरेजस किस्म का गाना डाल रहे हैं जिसको प्रॉब्ली फैमिलीज बिल्कुल देखना नहीं पसंद करेंगे। आई थिंक जो इस किस्म का गाना लास्ट मैंने देखा था किसी फिल्म में, वो तो आई थिंक वो ब्लाइंड लव था, जो ब्लाइंड लव का वो एक सॉन्ग है बटर जवानी बटर चिकन से जो उन्होंने डिराइव किया था। वो उसकी मुझे थोड़ी बहुत जो थी झलकियाँ नज़र आ रही थी यहाँ, क्रिंज, यानी जिसमें क्रिंज आता है बहुत सारा, बिल्कुल क्रिंज वर्दी। तो लेकिन वही बात आप जैसे कह रहे हैं कि ट्रेलर इसका टीजर स्ट्रॉन्ग है और कुछ जो अभी जैसे वेबसाइट पे भी पाकिस्तानी सिनेमा के जो फेसबुक पेज है उस पे जो एक इसका शॉर्ट क्लिप रिलीज़ हुआ था सॉन्ग का, वो भी बहुत अच्छा, उसकी अच्छा बना हुआ था वो पूरे गाने में वो नहीं दिखी चीज, वो सिर्फ उसी में वहां तक ही अच्छा लगा। उसके बाद सेकंड बात कि नॉर्मली पहला गाना जो रिलीज होता है वो होता है जो डायरेक्टर समझता है कि ये पावरफुल गाना है पूरी फिल्म का, क्योंकि लाजम आता है जो हाँ। तो अगर आप देखें कि कायद-ए-आज़म जिंदाबाद का जो गाना हुआ है लूटर है, वो पावरफुल ट्रैक है, और लंदन नहीं जाऊंगा कभी पहला पावरफुल ट्रैक हुआ है। तो आप उसके मुकाबले में ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसके बाद लफंगे में कोई गाना आई थिंक मतलब और कोई गाना इससे अच्छा नहीं है, इसका मतलब कि आप ये रिलीज कर रहे हैं इस तरह का जो पहला गाना है। आई डोंट नो जी, वही बात, मतलब ये रेबरा में भी यही इशू था कि जो सॉन्ग मूवी को आगे ले जा सकता है आपको वही दिखाना चाहिए और ऐसी चीज़ें कंसील कर देनी चाहिए जो प्रॉब्ली ऑडियंस नहीं देखना चाहेगी। तो या और वैसे आई थिंक इन्होंने जो आज ट्रेलर रिलीज़ किया है उसको मैंने देखा, तो उसमें फ्रैंकली जो उसके ऑब्जेक्शनेबल पोर्शंस थे सॉन्ग के, वो शुक्र है उन्होंने वो एडिट आउट कर दिए, एक बेटर फॉर्म में है ट्रेलर। तो होपफुली देखें मूवी। आई मीन समी खान काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टर हैं एक्चुअली, उनका काम अच्छा होता है बहुत और एक डिसेंट परफॉर्मेंस वो देते हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू लफंगे, और जो कायद-ए-आज़म जिंदाबाद है वो तो आप मार्केटिंग के हवाले से जैसे आपने बताया उसका लूटर डे सॉन्ग भी अभी रिलीज़ हुआ, सबसे स्ट्रॉन्ग जा रही है। जो आजकल जो एक टॉपिकल थीम्स हैं हमारे इस दौर की, करप्शन, डीमोनेटाइजेशन वगैरह वगैरह, सारी उसके साथ वो डील करती है। विजुअल इफ़ेक्ट्स भी फिल्म के काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं और फ़ाद मुस्तफ़ा और मायरा ख़ान जो है वो अपने रोल्स में बहुत अप्रोप्रिएट लग रहे हैं। तो आई मीन हाई एक्सपेक्टेशंस। लंदन नहीं जाऊंगा का ट्रेलर ज़रा एवरेज था, लेकिन अब आगे उसकी देखते हैं कि प्रमोशंस कैसे पिक होती हैं। सो होपफुली फॉर द बेस्ट। लेकिन जी बताइए। हाँ, मैं सर अभी बात करता हूँ क्योंकि ये दो जो हैं डायरेक्टर, मतलब आप एग्री करेंगे नबील और नदीम, तो इनका मुकाबला जब भी रहा है वो अच्छा ही रहा है। कभी कभार लाजम बात है, पिछले टाइम जब हुआ था तो लॉर्ड वेडिंग वर्सेस थी, आई थिंक पंजाब नहीं जाऊंगी थी मेरे ख्याल में, नहीं जवानी फिल्मी 2 थी, जवानी फिल्मी 2 और लॉर्ड वेडिंग थी, जिसमें लॉर्ड वेडिंग हालांकि अच्छी फिल्म थी लेकिन उसके शोज जो थे वो एज यूजुअल कम किए गए थे, जिसकी वजह से उस फिल्म पर असर पड़ा था। तो इस बार मुझे पर्सनली कायद-ए-आज़म जिंदाबाद जो है वो पावरफुल ज़्यादा लग रही है एज मास एंटरटेनर जिसे कहते हैं। उसमें कॉमेडी भी है और एक्शन, मतलब सॉन्ग, यानी सब है, पूरा मसाला है। तो अब देखना हमें ये पड़ेगा कि बॉक्स ऑफिस पे कौन इस बार जो है ज़्यादा नंबर दिखाता है या पब्लिक किसको पसंद करती है। मेरे ख्याल से तो दोनों फिल्में जो हैं वो बेहतरीन है, लेकिन अब तीसरी चीज़ जो है वो है थोर। हालांकि थोर इतना उसकी फैन फॉलोइंग अपनी जगह है मार्वल के कैरेक्टर्स में, लेकिन जितना नुकसान डॉक्टर स्ट्रेंज ने दिया है, मैं अपना ज़ाती कहता हूँ कि शायद ना दे थोर, लेकिन आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या नज़र कहती है?
देखें बिल्कुल ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज है इसने तो रफली कोई 10 करोड़ का बिजनेस छीना है। जो ये ईद की फिल्म्स थी डेफिनेटली उनसे इतना तो कम से कम इसने छीना है। थॉर जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, आई थिंक वो एज अ कैरेक्टर भी कोई इतना स्ट्रांग नहीं है। पाकिस्तान में उसकी कितनी अपील है आई हैव नो आइडिया, लेकिन अब ये तो क्योंकि देखना पड़ेगा उसकी क्या अपील है। लेकिन वही बात है कि मतलब उस लेवल की फिल्म तो नहीं है जो डॉक्टर स्ट्रेंज है, तो इट रिमेन्स टू बी सीन। आई थिंक फाइनल जो चीज़ डिसाइड करेगी वो हमेशा की तरह शोज़ की जंग होगी, किस फिल्म को कितने शोज़ मिलते हैं उसी पे ही सब कुछ डिसाइड होगा। क्योंकि आई थिंक रिस्पॉन्स तो मोर और लेस सब फिल्म्स को अच्छा आएगा। लफंगे अंडरडॉग होगी ऑब्वियसली चारों फिल्मों में से, तो लेट्स सी क्या के मतलब एग्जिबिटर्स अब किस तरीके से ट्रीट करते हैं। दे शुड बी फेयर और सब फिल्म्स को ठीक शोज़ मिलने चाहिए। इनफैक्ट मेरा स्टांस तो हमेशा यही होता है कि क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म्स की क्रिटिकल मार्केट पाकिस्तान है और हॉलीवुड फिल्म्स जो हैं वो सारी दुनिया में लगती हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती हैं, तो आपकी प्रायोरिटी बेसिकली पाकिस्तानी फिल्म्स होनी चाहिए ईद पे, तो उनको ज़्यादा शोज़ एलोकेट करने चाहिए। तो लेट्स सी। चलें इसके बाद हम आज के सेशन के जो पॉडकास्ट के लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो शान शायद आखिरकार उन्होंने डेट देती है कि सितंबर में ज़रा रिलीज़ होगी, जो कि मेरे ख्याल से आई थिंक वो तो उससे भी रहबरा से भी पहले की बन रही है। शान और बिलाल शादी का ट्रैक रिकॉर्ड एक जैसा ही हो गया। वो मतलब 4-4 साल 5-5 साल फिल्म बनाते हैं, फिर उसके बाद जो रिलीज़ नहीं करते। उन्होंने वहाँ पे वो रखी हुई है लेजेंड ऑफ मोला जट, और शान के पास ज़रार थी, तो अब ज़रार रिलीज़ होने वाली है सितंबर में। उसका टीजर ट्रेलर आया फाइनली। तो आपके क्या थॉट्स हैं कि क्या देखते हैं आप? क्योंकि फिर ट्रेलर के नीचे और काफ़ी लोगों की जो कमेंट्स हैं वो यही है कि फिर जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा है। तो जो वार तो चल गई थी, क्योंकि वार में सिनेमेटिकली बहुत कुछ डिफरेंस था, फर्स्ट टाइम था। फिर उसके बाद O21 उतना नहीं चली जितना चलना चाहिए था, क्योंकि उसमें इंग्लिश भर के थी। तो आपका क्या टेक है कि क्यों शान को समझ नहीं आती, या क्यों इंग्लिश का ज़्यादा यूटिलाइजेशन? देखिए अब एक्चुअली बात ये है कि मुझे जो है फ्रैंकली ये लग रहा है कि ये जो शान में है ये एक सॉर्ट ऑफ एक उसका आप कह लें सीक्वल ही है वार का, स्पिरिचुअल सीक्वल कह लें वार का। इस हवाले से शायद उन्होंने लैंग्वेज को वही रखा है, इंग्लिश में रखा है। लेकिन वार जिस टाइम पे आई थी, देखें उस वक्त मार्केट बहुत मुख्तलिफ थी। वार अपनी एक जिसे कहते हैं एक मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी फिल्म जो थी वो पहली जो आई है वो उसमें शामिल होती है, तभी उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और उस वक्त जो हालात थे मुल्क के वो डिफरेंट थे, और वो जो एक इशू उस मूवी ने हाईलाइट किया था टेररिज्म का, वो बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट हो रहा था ऑडियंस में, जिस वजह से उस फिल्म की ज़्यादा मकबूलियत इसे मिली। अब आजकल के जो हालात हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो स्टोरी शान शाहिद इसमें बता रहे हैं, जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स को अपैरेंटली टारगेट किया जा रहा है, तो होपफुली ये जो स्टोरी है, जो प्लॉट है, ये ऑडियंस में अपील करेगा इस ऑडियंस की इसको पसंद करेगी, इसकी स्टोरी लाइन को। द लैंग्वेज असाइड, लैंग्वेज डेफिनेटली एक इसमें इशू होगा। मुझे फ्रैंकली मूवी इतनी जो इसकी ट्रेलर से लुक आ रहा है वो एक मेन स्ट्रीम लुक नहीं आ रहा। मूवी का जो लुक है वो एक सॉर्ट ऑफ एक इंग्लिश मूवी का ही आपको इम्प्रेशन मिल रहा है, क्योंकि इस विजुअल्स बहुत कंपेलिंग है एंड स्टोरी भी अच्छी है। अगेन वही बात है कि आजकल ऑडियंस को क्या फील करता है क्या नहीं करता, इट्स टफ टू से। एंड जब आप फिल्म मेकर से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो और अब हम इस वक्त हम नहीं करेंगे एक्सपेरिमेंट तो फिर हम कब करेंगे। तो लेट्स सी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो मुझे फैक्टर लग रहा है वो ये है कि फिल्म की जो राइटिंग है, जो स्क्रिप्ट है,
वो शान ने खुद लिखी है. इट रिमेन्स टू बी सीन कि वो कैसी है. डायरेक्शन तो उनकी अच्छी होती है, एक्टिंग और इनफैक्ट उनकी जो एक्टिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. तो अब एज ए राइटर आई डोंट नो, लेट्स सी. मूवी बहुत क्रिटिकल है शान के लिए, यू नो, होपफुली. क्योंकि उनकी लास्ट फिल्म जो थी वो नहीं इतना बॉक्स ऑफिस में नंबर नहीं दिखा सकी थी, अर्थ. बिल्कुल नहीं. अर्थ जो थी दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट. तो अब वही बात है कि यू नो, क्या शान ऑडियंस की जो बीट है उसको समझ रहे हैं इस दफ़ा भी सही, या उनकी इस दफ़ा कुछ मिसकैलकुलेशन. अब वही बात है कि शायद अगर ये फिल्म 3-4 साल पहले आती तो माइट बी इसका एक डिफरेंट आउटकम होता, लेकिन इस वक्त लेट्स सी. क्योंकि इंडिया में अगर देखें आप तो एक मूवी की जो है वो 3 से 4 रीजनल लैंग्वेज में वो डब होती है. तो अगर इवन अभी कोई भी हॉलीवुड का जो शो है या कोई भी हॉलीवुड की सीरीज है वो भी डब होती है रीजनल लैंग्वेज में. तो हमने अभी तक इस तरह का कुछ किया भी नहीं है, ना कर रहे हैं. तो अगर मूवीज को, अगर इवन खुद प्रोड्यूसर जैसा ये मूवी है ज़रार को लेते हैं अगर एज एग्जांपल, ठीक है, अगर इंग्लिश कैरेक्टर है वो तो इंग्लिश बोलेगा क्योंकि वो उर्दू नहीं बोल सकता. वो पुरानी फिल्मों में दिखाते थे. लेकिन अब एक पाकिस्तानी या कैरेक्टर तो एटलीस्ट बोल सकता है ना. बिल्कुल बिल्कुल. तो मुझे वो बिल्कुल आई एग्री विद यू 100%. और दिखाना भी यूं ही चाहिए. मतलब अगर आपने फिल्म को एक ऑथेंटिक तरीके से दिखाना है, इसमें कैरेक्टर्स को अपने ऑथेंटिक दिखाना है कि वो अपनी एनवायरनमेंट में असल में कैसे होते हैं, तो उसमें तो अगर उर्दू ही में बात करें तो वो ठीक है. अब देखें जैसे वो आर्मी वगैरह की जो फिल्म्स पहले शान ने की हैं, उसमें जैसे इवन वार थी, उसमें कुछ जगह पे वो लोग इंग्लिश बोलते हैं. शायद वो अपनी पर्सनल सेटिंग में भी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन इधर इट सीम्स अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस क्योंकि यू नो वो चीज़ काफ़ी बार हो चुकी है. तो अब फाइनली उर्दू में बोलना शुरू कर देना चाहिए. तो और वही बात है. सॉरी बात से बाद में के लिए मैं बात कर रहा हूँ. जो फनी सीन था वॉर में, वो था इंटरोगेशन सीन जो 2 टेररिस्ट के साथ इंटरोगेशन होता है. वो लोकल टेररिस्ट थे, ठीक है, और वो इंग्लिश में बात करता है. जिसमें वो नादरा, जिसमें शान नादरा का उसको मतलब समझाता है कि नादरा क्या है. तो वो मतलब वो इतना मतलब वो अनरियलिस्टिक लगता है कि कैसे आप अपने कमांडर के साथ तो इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है, ओके. आई एग्री 100%. वो ज़रा रिडिकुलस, वो अनरियलिस्टिक ही नहीं, वो काफ़ी रिडिकुलस भी लगता है. तो बिल्कुल आई मीन मतलब ये है. लेकिन आई थिंक इस मूवी में जो है कि जो नैयर एजाज हैं जो विलन है फिल्म में, आई थिंक उनके डायलॉग्स तो उर्दू में ही है. मल्टीपल विलन है, शफकत चीमा भी जो मल्टीपल विलन हैं जी, शफकत चीमा भी है, you're right. और जो अपेरेंटली मूवी की हाईलाइट है वो इसके एक्शन सीन्स हैं. तो लेकिन आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि मूवी तो अच्छी प्रॉबेबली है, लेकिन वो शायद इतनी मेन स्ट्रीम ना हो. बट होपफुली ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी और अच्छा रिस्पॉन्स देगी. शान ने काफ़ी मेहनत की है इस पर, काफ़ी सालों से मेहनत की है इनफैक्ट. चलिए इसी पॉइंट पे हम आज का जो शो ख़त्म करते हैं. उम्मीद है आप सबको, सुनने वालों को ये एपिसोड पसंद आई होगी. इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी. तब तक मुझे और फैसल को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.